सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागालैंड में फिर सियासी संकट। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग का सरकार बनाने का दावा। 59 विधायकों में से 41 विधायकों के समर्थन का दावा। राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी इलाके के बीच शिक्षा के स्तर की दूरी कम करने पर दिया जोर। स्वयं प्रभा कार्यक्रम की शुरुआत पर कही बात। डिजिटल कोर्स के जरिए दूर दराज इलाकों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना मकसद। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 19 की मौत। असम में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग बेहाल। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। इराक में आईएस आतंकियों को बड़ा झटका। सेना का मोसुल पर कब्जा। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने किया जीत का ऐलान। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। 12 गोल्ड समेत 29 पदकों के साथ पहले स्थान किया हासिल। टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को स्वयं और स्वयं प्रभा नाम के डिजिटल कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा के स्तर की बढ़ती दूरी को कम करने की भी वकालत की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को स्वयं और स्वयं प्रभा नाम की सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके जरिए कई पाठ्यक्रमों का डिजिटलीकरण कर उन्हें डीटीएच चैनल्स, टैबलेट्स और मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की विषमताओं को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई शिक्षा इसमें बड़ा योगदान कर सकती है। The quality of teaching, learning process is the heart of higher education. We have seen huge differences in the quality of attainment levels in higher education between the urban and rural areas, between the states and between the institutions within the states. स्वयं और स्वयं प्रभा सेवाओं का उद्देश्य डिजिटल क्रांति के जरिए देश के दूर दराज के इलाकों में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। स्वयं के पाठ्यक्रमों को 4 विभागों में बांटा गया है। इसमें वीडियो लेक्चर, विशेष तौर पर तैयार किए गए रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन शामिल है। स्वयं का सबसे एक अच्छा कोर्स किया है, ऐसे और भी कोर्सेस हम करेंगे। वी विल नॉट ओनली रीच टू ईच स्टूडेंट एंड एम्पावर हिम मोर, वी विल अचीव आवर अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, affordability and accountability through this technology revolution, and that is the aim. स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का समूह है, जबकि स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र कभी भी और कहीं भी जरूरी जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। यह सभी कोर्सेज बिना किसी फीस के उपलब्ध होंगे। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज पूरा करने वाले छात्रों को ये सभी कोर्सेज बिना किसी फीस के उपलब्ध होंगे। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज पूरा करने वाले छात्रों को नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इसमें राज्यों के विकास की रफ्तार को तेज करने के कदमों पर चर्चा होगी। बैठक में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था, कारोबार सुगमता के आधार पर रैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि, स्वास्थ्य एवं पोषण, ओलंपिक पदक लक्ष्य, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और राज्यों को ई मार्केट प्लेस के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों, विशेष सचिवों और योजना सचिवों के होने वाले सम्मेलन पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री को 10 जुलाई को मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत करनी है। इस सम्मेलन में राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता को दूर करने के तरीकों पर बात होनी है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में फौरन राष्ट्रपति शासन लागू करने और तत्काल प्रभाव से अर्धसैनिक बल हटाने की मांग की है। गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति के इस मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शरीक हुए। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी पुलिस गोलीबारी में कथित रूप से अपने समर्थकों के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। गोरखालैंड की उनकी मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन बंद 26वें दिन भी जारी रहा। दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही सेना और पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। For the creation of our 30th state within the Constitution of India, Gorkhaland, and this protest will not stop until we are carved out of West Bengal and we get our new state as Gorkhaland. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हालात सामान्य हो गए हैं। बडरिया, बसीरहाट, स्वरूपनगर और देगंगा से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हालांकि इन इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल प्रतिबंध जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही जारी किए हुए हैं। एहतियात के तौर पर अब भी सुरक्षा बल तैनात हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बशीरहाट हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। प्रशासन ने यहां कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिनमें दक्षिण बंगाल के आईजी और उत्तर 24 परगना के एसपी भास्कर मुखर्जी भी शामिल हैं। नागालैंड में राजनीतिक संकट गहरा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने अपनी ही अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री शोहरजिली लिजित्सु को हटाकर नई सरकार बनाने का दावा किया है। जेलियांग ने इस बारे में राज्यपाल पीबी आचार्य को कल पत्र लिखकर जेलियांग ने इन विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा है। राज्यपाल को लिखे पत्र में जेलियांग ने कहा कि एनपीएफ विधायक दल की 4 जून को ही बैठक में 47 में से 34 पार्टी विधायकों ने उनका समर्थन किया। जेलियांग ने यह भी दावा किया कि 7 निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया है, जिससे 59 में से उनके पास 41 विधायकों का समर्थन हो गया है। जेलियांग का समर्थन करने वाले एनपीएफ के विधायक असम के काजीरंगा के एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं, जहां रविवार शाम उनकी बैठक हुई। इस बीच मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री वाई पट्टोन, ऊर्जा मंत्री सी किपली सांगताम, वन मंत्री इनकांग एल इमचेन और पीडब्ल्यूडी मंत्री काइतो आय को बर्खास्त कर दिया है। लिजित्सु ने राज्यपाल से इन चारों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात 11 संसदीय सचिवों और मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार टीआर जेलियांग को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ राज्य भर में हुए प्रदर्शन के बाद जेलियांग को 22 फरवरी को इस्तीफा देना पड़ा था। अहमदाबाद में कपड़ा व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। व्यापारी 5% जीएसटी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 3 बड़े व्यापारी संगठनों की हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया। जीएसटी के दायरे में आने के बाद कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। वहीं सूरत में भी कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल की वजह से बाजार बंद है। लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। अधिसूचना के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जुलाई तक नाम वापसी हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम घोषित होंगे। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था।
इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। 4 मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। आज हम बात करेंगे कि वृद्धों की संख्या और सामाजिक स्थिति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या सोच है और क्या किए जाने की जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम आना चाहिए, वो 2008 में पॉलिसी में बताया, लेकिन आज तक एक भी ओल्ड एज होम 650 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना। हमारी पॉलिसी लेवल पे कुछ थिंकिंग में कमजोरी है, हमें इसकी सीरियसनेस में निश्चित रूप से इनएडिक्वेसी नजर आती है। गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटिंग रोल देके सोसाइटी क्या कर सकता है, लेट्स थिंक अबाउट दैट। एक नेशनल कमीशन फॉर एल्डरली बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सब चीजें नहीं चला सकती है। एक हमें हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह चलना पड़ेगा, और उस हॉलिस्टिक अप्रोच में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप सरकार कुछ मत करो हम करेंगे। एवरीवन हैज टू प्ले इन देयर ओन पार्ट। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। लामा यूरू गोम्पा, तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। बात मौसम की। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। कल बाढ़ की चपेट में आने से करीमगंज जिले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा 26 हो गया है। राज्य के 15 जिलों के करीब 5 लाख लोग बेहाल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है। 4200 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली।
और केंद्र की पूरी मदद का भरोसा दिया। उधर अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, कई निचले इलाके डूब गए हैं। आसमान से बरसती आफत ने असम को डुबो दिया है। आधा असम जलमग्न है। दूर दूर तक मैदान का नामो निशान नहीं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। डूबते को बस नाव का सहारा है। हजारों लोग राहत शिविरों में पनाह ले रहे हैं। आम जनजीवन बीते कई दिनों से ठप है। इतना खतरा में आदमी लोग पड़ा हुआ है रास्ता में, लेकिन कोई तिरपाल उर्पाल नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। ये तो बहुत खतरा बात हो गया, लेकिन वो भी क्या करो, आदमी लोग तो बिना खाने से मर रहा है अभी। असम की तरह पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मणिपुर में भारी बारिश तबाही के निशान छोड़ गई है। यहाँ सबसे बुरा असर कच्चे मकानों में रहने वालों पर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पीड़ितों के पुनर्वास का निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़क संपर्क भी टूट गया है। देश के दूसरे इलाकों में भी मॉनसूनी बारिश का दौर जारी है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश देखी जा रही है। इससे कई नदियां उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने और तेज आंधी के कारण 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से 16 लोग बिहार के 7 जिलों के हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मरने वाले 19 लोगों में 3 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बलिया के थे। राज्य के कई इलाकों में कल भारी बारिश हुई। यहाँ घाघरा और शारदा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। श्रीलंका में मछली पकड़ने से जुड़े नए कानून के खिलाफ तमिलनाडु के मछुआरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रामेश्वरम समेत कई जगहों पर मछुआरों ने अपनी नाव समुद्र में ले जाने से इनकार कर दिया है और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। श्रीलंका में भारतीय मछुआरों को अपने इलाके में मछली पकड़ने से रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। इसके तहत पार्क स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी में श्रीलंकाई जल सीमा के अंदर पकड़े जाने पर न सिर्फ मछुआरों की नाव और उपकरण जब्त होंगे, बल्कि उन्हें 2 साल जेल की सजा के अलावा 20,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पाकिस्तान ने 78 भारतीय मछुआरों को रविवार को रिहा कर दिया। कराची के लांधी जेल से मछुआरों को रिहा किया गया। रिहा किए गए मछुआरों के आज भारत पहुंचने की संभावना है। सिंध के गृह विभाग के एक अधिकारी नसीम सिद्दीकी के मुताबिक 298 भारतीय मछुआरे अब भी जेल में बंद हैं। उनकी नागरिकता की पुष्टि किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अक्सर दोनों देशों के मछुआरे गलती से एक दूसरे की समुद्री क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मछुआरों को अक्सर हिरासत में लिया जाता है। इराकी सेना ने मोसुल शहर को आईएस आतंकियों से आज़ाद करा लिया है। मोसुल पर कब्जे के लिए इराकी सेना को 9 महीने तक संघर्ष करना पड़ा। सेना अब भागे हुए आतंकियों को पकड़ने और शहर से आतंकियों के हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी का मोसुल में कुछ यूं स्वागत किया गया। मोसुल की आज़ादी का ऐलान करने खुद प्रधानमंत्री अबादी वहां पहुंचे। उन्होंने आईएस के गढ़ पर कब्जे को बड़ी जीत बताते हुए सेना की तारीफ की। रविवार को जीत का ऐलान होते ही इराकी सैनिकों ने मोसुल की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। मोसुल की सभी सरकारी इमारतों पर अब इराक का ध्वज लहरा रहा है। والقضاء على داعش في اللحظات الأخيرة إن شاء الله. نحن في اللحظات الأخيرة الدواعش حصروا أنفسهم. إحنا خيرناهم بالسابق بين الاستسلام بين القتل. أكثر مختار القتل ما اختار. आतंकी संगठन आईएस की ये अब तक की सबसे बड़ी हार है। 3 साल पहले आईएस ने मोसुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पिछले करीब 9 महीनों से सेना और आतंकियों में संघर्ष जारी था। इराकी सेना पिछले साल अक्टूबर से आईएस लड़ाकों के खिलाफ लड़ रही थी। उनकी इस लड़ाई में अमेरिकी वायुसेना की मदद मिल रही थी।
लड़ाई में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। मौसूल पर 2014 से कथित इस्लामिक स्टेट का कब्जा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेलों की करेंगे। भारत ने 22वें एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा करके इतिहास रच दिया है। भुवनेश्वर में 4 दिन तक चले टूर्नामेंट में भारत ने 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य समेत 29 पदक हासिल किए, जबकि चीन पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा। कल आखिरी दिन ही भारत ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में अर्चना जाधव ने 2 मिनट 5 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की हेप्टाथलॉन में भारत की स्वप्ना बर्मन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं T20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया के 191 रनों का पीछा करने उतरी। वेस्टइंडीज की टीम ने 18.3 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए। वेस्टइंडीज की तरफ से इवन लुइस ने तूफानी बल्लेबाजी की। लुइस ने 125 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। लुइस ने T20 करियर का ये दूसरा शतक बनाया है। उन्होंने दोनों ही शतक भारत के खिलाफ लगाए हैं। भारत की ओर से देश ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पहला T20 मैच खेल रहे ऋषभ पंत ने 38 रन बनाए। दिल्ली में रविवार को छठी युवा स्लम दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत हरिनगर बस डिपो से हुई, जो जनकपुरी में DDA स्टाफ पर जाकर खत्म हुई। इस मैराथन में कई युवा धावकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई नेता मौजूद थे। स्लम युवा दौड़ खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्लम को गोद लेने की मुहिम का हिस्सा है। दिल्ली को 14 भागों में बांटा गया है। उन 14 भागों के अंदर हम समझ रहे थे 1-1 हजार बच्चा दौड़ में भाग लेगा, पर आप देखिए बच्चों के अंदर उत्साह कितना है। हर दौड़ के अंदर 5-5 हजार बच्चा स्लम का आ रहा है। हमने इस स्कीम को नाम दिया है अडॉप्ट अ स्लम, स्लम युवा दौड़, यानी कि 1-1 स्लम को हमको गोद लेना है। बात खास शख्सियत की। कहते हैं कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आड़े नहीं आती। ज़ोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी, जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। आज इस महान अदाकारा की पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं ज़ोहरा सहगल को। ज़ोहरा सहगल, कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनकी हंसी, उनका चहक कर बात करना और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज, सब में एक जिंदा दिली थी। मेरी अखियन की। ज़ोहरा सहगल का हिंदी फिल्मों में अहम योगदान रहा। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे। अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। ना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास न जाना, छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। देखो तो देखो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिग्गज अभिनेत्री ज़ोहरा सहगल पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विरासत आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। नागालैंड में फिर सियासी संकट। पूर्व मुख्यमंत्री TR जेलियांग का सरकार बनाने का दावा। 59 विधायकों में से 41 विधायकों के समर्थन का दावा।
राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा के स्तर की दूरी कम करने पर दिया जोर। स्वयं प्रभा कार्यक्रम की शुरुआत पर कही बात। डिजिटल कोर्स के जरिए दूरदराज इलाकों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना मकसद। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 19 की मौत। असम में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग बेहाल। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को दिया हर मुमकिन मदद का भरोसा। इराक में आईएस आतंकियों को बड़ा झटका। सेना का मोसुल पर कब्जा। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने किया जीत का ऐलान। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। 12 गोल्ड समेत 29 पदकों के साथ पहले स्थान को किया हासिल। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं शख्सियत। नमस्कार।